अगला चैप्टर देखते हैं, भाग 2, नागरिकता। बिल्कुल। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल हैं। और एक बात ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अनुच्छेद मुख्य रूप से 1950 मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ उस समय की परिस्थितियों के लिए बनाए गए थे। अच्छा, तो ये एक तरह से उस वक्त की स्थिति को संभालने के लिए था? तो उस समय जो लोग भारत में रह रहे थे उनके लिए क्या प्रावधान था? हाँ, उनके लिए था अनुच्छेद 5। ये कहता था कि जो लोग संविधान की शुरुआत में भारत में रह रहे थे उन्हें नागरिकता के लिए 3 में से सिर्फ एक शर्त पूरी करनी थी। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। पहली कि उनका जन्म भारत में हुआ हो। और अगर ये शर्त पूरी ना हो तो दूसरी शर्त ये थी कि उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और अगर ये भी नहीं तो तीसरी शर्त थी कि वो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहे हों। ठीक है, और उन लोगों का क्या जो विभाजन के समय मतलब पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए तो हालात बहुत अलग थे। बिल्कुल, उनके लिए खास तौर पर अनुच्छेद 6 बनाया गया। इसमें एक तारीख बहुत अहम है, उसे याद रखना जरूरी है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। इस तारीख में ऐसा क्या खास था? इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था। तो नियम ये बना कि जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए उन्हें तो सीधे नागरिकता मिल गई। अच्छा, सीधे ही? हाँ, और जो इसके बाद आए उन्हें एक अनुमति पत्र मतलब परमिट लेकर आना होता था और फिर यहाँ कम से कम 6 महीने रहने के बाद पंजीकरण कराना पड़ता था। समझ गए। अच्छा, एक और स्थिति हो सकती है, मान लीजिए कोई भारत से पाकिस्तान चला गया पर बाद में वापस आना चाहता हो। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। इसके लिए अनुच्छेद 7 में प्रावधान था। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए, उन्हें भी पंजीकरण और 6 महीने भारत में रहने के बाद नागरिकता दी जा सकती थी। ठीक है, और जो भारतीय मूल के लोग उस समय विदेश में रह रहे थे उनके लिए था अनुच्छेद 8 मतलब भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। तो उन्हें भी नागरिकता मिल सकती थी? हाँ, उन्हें भी नागरिकता मिल सकती थी। अब बात करते हैं नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। वो अनुच्छेद 9 में बताया गया है। ये साफ कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। यहीं से एकल नागरिकता की अवधारणा आती है। सही है। बिल्कुल। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है जैसे अमेरिका में होती है। वहां आप देश के नागरिक भी हैं और राज्य के भी। यहाँ आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। और नागरिकता से जुड़े भविष्य के कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? ये शक्ति अनुच्छेद 10 और 11 ने संसद को दी। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही छीनी जा सकती है। और अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन मतलब एक्विजिशन और समाप्ति यानी टर्मिनेशन पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। अच्छा, तो संविधान लागू होने के बाद जो लोग नागरिक बनना चाहते थे उनके लिए नियम फिर संसद ने बनाए। एकदम सही। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। वर्तमान में नागरिकता इसी अधिनियम के तहत मिलती है। ठीक है, तो इस 1955 के अधिनियम में नागरिकता पाने के कितने तरीके हैं? इसमें नागरिकता पाने के कुल 5 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका क्या है? पहला है जन्म के आधार पर, बाय बर्थ। शुरुआत में तो नियम बहुत सीधा था। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होता था। कोई भी, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी हों? हाँ, शुरू में यही था, लेकिन फिर 1986 में इसमें संशोधन हुआ और कहा गया कि जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। और इसे और सख्त किया गया बाद में? हाँ, 2003 में इसे और सख्त किया गया। अब नियम ये है कि या तो माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो। अच्छा। पहले नियम था कि सिर्फ पिता के भारतीय होने पर बच्चे को नागरिकता मिलेगी। सिर्फ पिता के? जी, लेकिन 1992 में संशोधन करके इसे बदल दिया गया और माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी कर दिया गया। ये तो एक जरूरी बदलाव था। बिल्कुल। फिर 2004 में एक और शर्त जोड़ी गई कि ऐसे जन्म का पंजीकरण 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में कराना होगा। समझ गए। अब तीसरा तरीका कौन सा है? तीसरा है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। ये मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों के लिए है।
अगर वे आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहे हों तो वो पंजीकरण से नागरिकता ले सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या वे विदेशी भी आते हैं जिन्होंने किसी भारतीय से शादी की हो? हाँ, वो भी इसमें शामिल है। और अगर किसी का भारत से कोई संबंध ही ना हो, ना वो भारतीय मूल का हो, न किसी भारतीय से शादी की हो, उसके लिए है चौथा तरीका, देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। इसकी क्या शर्तें हैं? कोई भी विदेशी ये नागरिकता ले सकता है यदि वो अपने देश की नागरिकता छोड़ दे और आवेदन से पहले कम से कम 11 साल भारत में रहा हो। 11 साल। और कोई शर्त? हाँ, एक और है, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दिलचस्प है। और आखिरी 5वां तरीका? 5वां है क्षेत्र के अर्जन द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब अगर भारत किसी नए क्षेत्र को अपने में शामिल करता है तो उस क्षेत्र के लोग अपने आप भारत के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, ये तो हुए नागरिकता पाने के तरीके। अब इसी अधिनियम के तहत नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? उसके 3 तरीके हैं। पहला, त्याग, रिनंसिएशन, मतलब कोई अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दे। और दूसरा? दूसरा, बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। ये तब होता है जब कोई भारतीय स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है? हाँ, अपने आप। और तीसरा है वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन। इसमें सरकार नागरिकता छीन सकती है। किन हालातों में? जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो, संविधान का अनादर किया हो, या फिर मान लीजिए युद्ध के दौरान दुश्मन देश की मदद की हो। समझ गई। अब आते हैं सबसे हाल के संशोधन पर, जो काफी चर्चा में भी रहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? जी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे CAA कहते हैं, वो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अधिनियम 3 देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 धार्मिक समुदायों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। कौन कौन से समुदाय? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और इसके लिए शर्तें क्या रखी गई हैं? शर्त यह है कि वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हों और 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। अच्छा, 31 दिसंबर 2014 एक कट ऑफ डेट है। हाँ, इस अधिनियम ने इन लोगों के लिए देशीकरण द्वारा नागरिकता पाने की जो अवधि थी 11 साल, उसे घटाकर 5 साल कर दिया है। मतलब प्रक्रिया को तेज कर दिया। बिल्कुल। क्या ये कानून पूरे भारत में लागू होता है? नहीं, यह संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ आदिवासी क्षेत्रों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में लागू नहीं होता है। और कहीं भी? हाँ, और उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता जहां इनर लाइन परमिट व्यवस्था है,